वो जन्नत निशा, वो वादियाँ, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नती निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ, वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्मों रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश, कश्मीर कॉलिंग। कुदरत के नायाब तोहफे से सजा है कश्मीर, और इस खूबसूरत वादी में रंग बिरंगे फूलों की बहार हो तो भला कौन उस दिलकश नज़ारे का दीदार नहीं करना चाहेगा। जी हाँ, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों से सज गया है। इस हसीन नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए काफी तादाद में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। जरा आप भी देखिए कश्मीर में ट्यूलिप के फूलों की बहार। दूर दूर तक कतार में रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की बहार। ये दिलकश नजारा श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का है। इस हसीन नजारे को देखकर हर किसी की नजरें ठहर जाती हैं। इस गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल है। डल झील के पास मौजूद ये गार्डन दुनिया भर में मकबूल है। क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। मार्च से मई के बीच का समय ट्यूलिप गार्डन को देखने का सबसे बेहतर वक्त है। हर साल की तरह इस बार भी 15 मार्च को जैसे ही इस गार्डन को सैलानियों के लिए खोला गया, काफी तादाद में सैलानी इस ट्यूलिप गार्डन का दीदार करने न सिर्फ पहुंचने लगे हैं, बल्कि घंटों इस गार्डन में वक्त गुजारते हैं। एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सबकी मुंह में सुना था, सब कहते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया। Never seen it. Basically, it is never seen. It's very colorful and very green also. It's absolutely green and colorful. तकरीबन 12 हेक्टेयर इलाके में फैला ये ट्यूलिप गार्डन पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ साल पहले इस गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल रखा गया। जबारवान पहाड़ की तराई में मौजूद इस खूबसूरत गार्डन को पहली बार साल 2007 में सैलानियों के लिए खोला गया था। ये निशांत बाग और चश्मा शाही गार्डन से 3 तरफ से घिरा है। इस गार्डन में 17 किस्म के ट्यूलिप इसकी शान बढ़ाते हैं। इसलिए ये गार्डन सैलानियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। देखें, इसमें हर साल जो स्प्रिंग की आमद है वो अब कश्मीर की पहचान बन चुका है। ट्यूलिप गार्डन आमद जो कश्मीर में स्प्रिंग की रहती है वो ट्यूलिप गार्डन के खोलने से ही मानी जा रही है। और अब की बार हमने देखा कि मौसम खुशगवार रहा और हमने ट्यूलिप जो है जल्दी ब्लूम में आ गए हैं। तो 15 मार्च को ही गार्डन को खोल दिया टूरिस्ट के लिए, और अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड है 7000 टूरिस्ट ने एंटर कर लिया हमारे गार्डन में। और आगे एक्सपेक्टेड है कि जब वेदर और इम्प्रूव होगा और क्लाइमेट खुलेगा और टूरिस्ट इंक्लूड होंगे। ये ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। इसे देखते हुए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की ओर से सैलानियों के लिए ट्यूलिप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ट्यूलिप सीजन के दौरान यहाँ कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाता है। इस तरह सैलानी इस गार्डन के दिलकश नजारे को देखने का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। आखिर जन्नत में फूलों की बहार जो छाई हुई है। रिफत अब्दुल्ला, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि यहाँ कई यादगार तारीखी इमारतें भी हैं जो वादी की शानदार रिवायत और तहजीब का गवाह है, जिसमें अनंतनाग में मौजूद मार्तंड सूर्य मंदिर भी शामिल है।
7वीं सदी में बना ये मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी है। कश्मीर की खूबसूरत वादी में मौजूद ये प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर कश्मीर की शानदार तहजीब और रिवायत का गवाह है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व होने के साथ इसकी तारीखी अहमियत भी है। अंतनाग के पास मौजूद इस मंदिर का निर्माण सूर्य राजवंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। वक्त की मार से भले ही ये मंदिर एक खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन ये मंदिर इल्मे तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। इसमें चीनी, रोमन, ग्रीक और हिंदुस्तानी शैली की झलक दिखती है। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नमूना है जो कहीं और भी नहीं देखा जाता कि गुप्ता, गंधारन, चाइनीज, रोमन कहिए, सीरियन कहिए, ये जो आर्किटेक्ट हैं ये सारे आर्किटेक्ट को दर्शाता है ये सारा जो वहाँ पे इस वक्त भी मौजूद है। और सेंचुरी अब इसको बाज़ाब्ता तौर पे जो रखा गया है, मोनूमेंट करार दिया गया है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। इस सूर्य मंदिर को बनाने के लिए पत्थर की चौकोर ईंटों का उपयोग किया गया है, जो उस वक्त के कलाकारों की हुनर को दिखाता है। इस मंदिर की राजसी वास्तुकला इसे अलग बनाती है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में बना यह मंदिर इस जगह का करिश्मा ही कहा जाएगा। मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। मंदिर के खंभे भारी पत्थरों से बने हैं और इन खंभों की ऊंचाई बहुत ज्यादा न होने के बावजूद ये एक मजबूत किले का हिस्सा जैसा नजर आता है। अक्सर उस पे देखा भी जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द के जो गार्डन है उसको भी सही तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जाहिर है कि जब ललितादित्य ज़माने की ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनके पत्थरों को भी बिगड़ने का एक वक्त होता है, उसको किस अंदाज से उसकी वो खूबसूरती और उसके वो आर्किटेक्ट कैसे बचाया जाए। कश्मीर के पुराने मंदिरों में शुमार ये सूर्य मंदिर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा रखने वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। बॉलीवुड की कई फिल्मों को भी यहाँ फिल्माया गया है। इस मंदिर को देखने न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। ये सन टेम्पल यहाँ पर एक पुरानी विरासत है कश्मीर की। बहुत कश्मीरी यहाँ कश्मीर से भी आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, बाकी मुल्कों से भी आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। ये प्राचीन सूर्य मंदिर दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट्स भी जो भी आ रहा है यहाँ कश्मीर वैली में वो जाता है वहाँ पर सन टेम्पल पे, और ये यहाँ के जो इंडियन टूरिस्ट आते हैं वो भी जाते हैं। ऐसा है कि हम इसको इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पे भी लाने की कोशिशें कर रहे हैं। प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर की शानदार विरासत है जो कश्मीर के स्वर्णिम इतिहास की झलक पेश करता है। वाकई इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मुदासिर कादरी, ETV न्यूज, अनंतनाग। कश्मीर का प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर दिखाने के बाद फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की एक ऐसी खातून की दास्तां जिन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के कारोबार में कामयाबी हासिल कर मिसाल पेश की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में तालीम हासिल कर चुके कई नौजवान मुश्किल हालात के आगे हार मान लेते हैं, लेकिन एक खातून ने अपने दम पर मुख्तलिफ किस्म के कारोबार को कर न सिर्फ अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया है बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी नई राह दिखाई है। कौन है वो खातून, आप भी देखिए। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। कुछ यही कहानी है 22 साल की सोबिया अमीन की, जिसने दुनिया को ये जता दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिल हासिल करना नामुमकिन नहीं। जी हाँ, यही है वो खातून सोबिया अमीन। इसकी राह में तमाम दुश्वारियां आईं, मगर इसने घुटने टेकना मंजूर नहीं किया और आज ये एक कामयाब स्टाइल कैफे कारोबारी है। दक्षिणी कश्मीर के दुरू की रहने वाली सोबिया ने तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़कर अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया है। सोबिया श्रीनगर में होप लुक्स नाम के इस स्टाइल कैफे को कामयाबी के साथ चला रही है, लेकिन इसे ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली है।
मुंबई में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद इसने अपना स्टाइल कैफे खोलने का फैसला किया। लेकिन इस कारोबार को शुरू करने में साबिया को सिर्फ अपने पिता का ही साथ मिला। रिश्तेदारों ने तो उसे मायूस ही किया, लेकिन इसने अपने सपनों को अपने दिल में संजो कर रखा और फिर इसने कुछ दिनों बाद स्टाइल कैफे खोलकर अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये बहुत टफ बिजनेस है। लोगों ने ताने मारे फोन करके वो ये, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह मैं कामयाब भी रही हूँ। श्रीनगर में यूनिसेक्स स्टाइल कैफे खोलना एक खातून के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन इसने अपनी लगन और हिम्मत से इसे सच कर दिखाया। साबिया के स्टाइल कैफे के इस कारोबार को शुरू करने में इसके रिश्तेदार और सहकार यासिन नाम के इस शख्स ने इसका पूरा साथ दिया। पिता के बाद यासिन ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने साबिया की भरपूर हौसला अफजाई की। इनके पैशन की वजह से मुझ में भी एक पैशन है कि मैं भी चाहता हूं कि नहीं, ये आगे बढ़े। इनकी बहुत क्षमता मैंने देखी, बहुत कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर इनमें ये पैशन है, इनमें जज्बा है, तो मैं भी इनकी जज्बे की कदर करूं। इनके माँ बाप ने इनकी जज्बे की कदर की, ये चाहती थी कि मैं जज्बे के साथ आगे बढ़ूं। साबिया आज उस मुकाम पर है जहां वो न महज अपनी जिंदगी संवार रही हैं, बल्कि बाकी युवाओं को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। साबिया अपने कारोबार को फैलाना चाहती है। आखिर कश्मीरी नौजवान इन दिनों खूबसूरत दिखने के लिए ज्यादा सजने संवरने जो लगे हैं, और उनका ये शौक साबिया के कारोबार के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। आज तो लड़के ज्यादा सजते संवरते हैं, लड़कियों से भी ज्यादा। जैसे मैं आज यहाँ देखती हूँ, लड़के ज्यादा आते हैं, हमें वो करना है, हमें ये करना है। लड़कियों से ज्यादा आते हैं लड़के। साबिया अब अपनी हमउम्र खातूनों का अपने सपने को साकार करने के लिए हौसला भी बढ़ाती हैं। इस तरह कामयाब कारोबारी बन चुकी साबिया ने उन नौजवानों के लिए एक मिसाल पेश की है जो मुश्किल हालात के आगे घुटने टेकने की सोचने लगते हैं। शाबिर अहमद, ETV न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर संतों की धरती रही है। यहाँ कई संतों ने कौमी एकता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उन बड़े संतों में बाबा ऋषि साहिब भी शामिल हैं। अनंतनाग में बाबा ऋषि साहिब की दरगाह है, जहां हर मजहब के जायरीन दुआ मांगने आते हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, जन्नत सा ये नजारा कश्मीर वादी का है। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और यहाँ की तहजीब की वजह से ही दुनिया भर में अपनी अलग पहचान है। कश्मीर को संतों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ कई बड़े संतों ने इस जन्नत में कश्मीरियत को बनाए रखने में अहम योगदान दिया है, जिसमें एक बड़े संत मशहूर बाबा हैदर ऋषि साहिब भी हैं। अनंतनाग में बाबा ऋषि साहिब का दरगाह है। इस दरगाह में हर मजहब के जायरीन पूरे एहतराम के साथ दुआ मांगने आते हैं। खासतौर पर गुरुवार के दिन इस दरगाह में ज्यादा तादाद में जायरीन पहुंचते हैं। यहाँ पे जितने भी हिंदू, सिख, जो भी जिस धर्म से ताल्लुक रखता है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे हाजिरी देता है। हर एक मजहब यहाँ पे इनके यहाँ आता है और यहाँ पे अपने अकीदत के फूल निछावर करता है। मशहूर संत बाबा ऋषि साहिब की दरगाह में हिंदू, मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोग निहायत ही एहतराम के साथ हाजिरी देते देखे जा सकते हैं। यहाँ की फिजा में मजहबी रवादारी हमेशा कायम रहती है। बाबा ऋषि साहिब बचपन से मानवता की भलाई करने में जुट गए। बाबा ऋषि का जन्म अनंतनाग के एक बेहद खुशहाल परिवार में हुआ, लेकिन बाबा ऋषि ने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ खुद मेहनत कर लोगों की भलाई करने का फैसला कर लिया। लोहार का काम कर अपना गुजारा करते हुए अल्लाह की इबादत करते रहे। जब हजरत ऋषि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इल्म की ज़बान को खोल देते थे, जब किसी भी फ़न में वो बात करना चाहते थे, बात करना जब शुरू कर देते थे, तो ज़ाहिरी उलूम के जो समंदर हुआ करते थे उस ज़माने के उलमा बड़े माहिरीन, लेकिन उनकी ज़बानें दंग रह जाते थे वो, और वो उनके सामने गूंगे रह जाते थे। ऋषि साहब ने अमन और आपसी भाईचारे को यहाँ की फिजा में बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनके दिए हुए सबक का ये नतीजा है कि आज भी हिंदू, मुस्लिम
और सिख बिरादरी के लोग यहाँ निहायत ही मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मुदासिर कादरी, ETV न्यूज, अनंतनाग। मजहबी रवादारी की मिसाल बाबा ऋषि साहिब की दरगाह दिखाने के बाद फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की शानदार कशीदाकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की रिवायती दस्तकारी दुनिया भर में मकबूल है। ऊनी कपड़े पर कशीदाकारी करना वादी की हुनरमंदी और कारीगरी की उम्दा मिसाल रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कश्मीर की बेहतरीन कशीदाकारी। कपड़े पर बेहतरीन कशीदाकारी कर रहे कारीगर। कश्मीर का ये रिवायती कशीदाकारी दुनिया भर में मशहूर है। ये क्रेवेल और चेन स्टिच के नाम से जाना जाता है। खास तरह की कशीदाकारी क्रेवेल का नाम क्रुआ और क्रीव अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है धागे के गोले का कशीदाकारी में इस्तेमाल। शुरुआत में क्रेवेल कशीदाकारी सिर्फ ऊनी धागों से होता था, लेकिन बाद में सिल्क के धागे का भी इस्तेमाल होने लगा। ज्यादातर क्रेवेल कशीदाकारी सफेद कपड़े पर होता है, जबकि चेन स्टिचिंग में सिल्क से बैकग्राउंड बनाया जाता है। इसके लिए पॉइंटेड हुक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले सर्जी कपड़े बनते हैं, फिर उसके बाद वूल बनता है और उसके बाद हम काम करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। और एक इसमें 3x5 एक महीने में बनते हैं। ज़्यादा कुशन कवर बनता है और फ्लोरल रग्स बनता है, वॉल डेकोरेशन बनता है, अलग अलग बनते हैं और कुशन कवर्स भी बनते हैं। क्रेवेल कशीदाकारी कर बनाई गई चीजों में बेड कवर, कुशन कवर, टेबल कवर, पर्दे और हैंडबैग सबसे मशहूर हैं, जबकि दीवारों पर सजावटी सामान के लिए चेन स्टिचिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। कश्मीर में क्रेवेल और चेन स्टिचिंग कशीदाकारी की शुरुआत सुल्तान जैनुल आबदीन के शासनकाल में साल 1420 से 1470 के दौरान हुआ और वक्त के साथ कशीदाकारी का ये हुनर कश्मीर घाटी की पहचान बन गई। आज से 700 साल पहले शाही हमदार रहमतुल्लाह अलैह ये यहाँ पे कश्मीर में जिन्होंने इनकी फाउंडेशन डाली है, कश्मीर में चेन स्टिच और क्रेवल की। अभी के देखेंगे आप मेनली एक्सपोर्ट ही जा रहा है, क्रेवल जा रहा है और दुसूत, इसको मेनली जो कपड़ा इसका यूज़ होता है वो दुसूत कपड़ा होता है। तो ये जो वर्क है आज से 700 साल पहले कश्मीर मेनली आई। एक्चुअली ये एक रोज़गार का ज़रिया था। जो कश्मीर के जो मौसमी हालात है, बाकी चीज़ है, उनकी वजह से ये घरों में करते थे सब लोग। ये होम इंडस्ट्री एक किस्म की होम इंडस्ट्री थी जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार चलता था। इसमें खाली ये क्रिवल ही नहीं है या चेन स्टिच नहीं है या नमदा नहीं है। पहले ये नमदा था, उसके बाद क्रिवल में आ गया, उसके बाद प्रोसेस हो गया चेन स्टिच में आ गया, उसके बाद प्रोसेस हो गया सिल्क में आ गया। लेकिन ये वक्त के साथ साथ इसका भी ये डेवलपमेंट होती गई। कश्मीर में कशीदाकारी से तकरीबन 7000 कारीगर जुड़े हुए हैं। साल 2014-15 में तकरीबन 315 करोड़ रुपए की चीजें निर्यात की गई। हालांकि इस हुनर से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से और ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि कश्मीर की इस कशीदाकारी को और बढ़ावा मिले। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ETV के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।